हाथों में पत्रों का पुलिंदा पकड़े बाबूजी बरामदे के एक छोर पर बिछे तख्त पर जा बैठे। ये उनकी सबसे प्रिय जगह थी। पास ही मोड़े पर बैठी माँ बाबूजी के कुर्तों के टूटे हुए बटन टाक रही थी। अभी अभी धोबी कपड़े देकर गया था। मुआ हर धुलाई में बटन तोड़ आता है, वे बुदबुदाई। फिर बाबूजी को पत्र पढ़ते देखा तो आंखें कुर्ते पर टिका ही पूछ लिया, बहुत चिट्ठियाँ आई हैं, कोई खास बात है क्या? एक चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बाबूजी का चेहरा खिल उठा। सुनती हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी, उन्हें लता बहुत पसंद है। माँ बिजली की गति से हाथ का काम तिपाई पर पटक तख्त पर आ बैठी। फिर से कहो तो? नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पढ़कर सुनाओ। पल भर में पूरे घर में खबर फैल गई कि लड़के वालों ने हाँ कर दी कि लता दीदी की शादी होगी। ओ लता, वहाँ क्यों छिपी खड़ी है, यहाँ आ। भाई बहनों ने लता को घेर लिया। माँ बाबूजी की भरी पूरी गृहस्थी थी। 5 बेटियाँ 3 बेटे, इनके अलावा उनके चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन में से कोई ना कोई यहाँ रहकर पढ़ने के लिए आता ही रहता। 2-3 बच्चे हमेशा रहते। बाबूजी की पुश्तैनी जमींदारी थी, फिर भी वह पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। अंग्रेज़ों के ज़माने की अच्छी सरकारी नौकरी, इससे उनका समाज में रुतबा खुद ब खुद बढ़ गया था। फिर अंग्रेज चले गए, पर सरकारी नौकरी तो थी और नौकरी की शान भी। माँ बाबूजी खुले विचारों के थे और बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे। बड़े बेटे और 2 बेटियों का तो विवाह हो चुका था और लता की एमए की परीक्षा खत्म होते ही लड़के वाले देखने आ गए। राघव फौज के कैप्टन के पद पर डॉक्टर था। ये वे दिन थे जब विवाह के लिए वर्दी वाले लड़कों की मांग सबसे ज़्यादा थी। कैप्टन राघव लंबा, स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला लड़का था। शादी से 2 महीने पहले ही घर में उसकी तैयारियां जोर शोर से होने लगी। माँ ने दोनों बिहाई बेटियों को महीना भर पहले बुला लिया। बेटा बहू तो यहाँ थे ही। घर में रौनक बढ़ गई। 15 दिन पहले ढोलक रख दी गई। तब तक छोटी मामी, एक चाची, ताई की बड़ी बहू आ चुकी थी। रात को खाना पीना निपटाते ही महल्ले की महिला आ जुटती। ढोलक की थाप गूंजती, स्वर लहरियां, धुंधरुओं की छमछम। रात 1-2 बजे तक गाना बजाना, हंसी ठिठोली चलती। सप्ताह भर पहले सब मेहमान आ गए। बाबूजी ने बच्चों के लीडर छोटे भाई के बेटे मुरारी को बुलाकर कहा, सड़क से हवेली तक पहुंचने का रास्ता, हवेली और मंडप सजाने का जिम्मा तुम्हारा। क्रेप पेपर, चमकीला पेपर, गोंद वगैरह सब चीज़ें बाजार से ले आओ। बच्चों को साथ ले लो। बस काम ऐसा करो कि देखने वाले देखते रह जाए। मुरारी ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। निचले तल्ले का एक कमरा वर्कशीप बना। कोई कागज काटता, कोई गोंद लगाता, तो कोई सुतली पर चिपकाता। विवाह के 2 दिन पहले सारी हवेली झिलमिला उठी। माँ, हम तो बरमाला कराएंगे। दोनों बड़ी बेटियों ने माँ को घेर लिया। बेटी, ये कोई नया रिवाज है क्या? हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। तुम दोनों के वक्त कहाँ हुआ था? अब तो सब बड़े घरों में इसका चलन हो गया है। इसमें बुराई क्या है? रौनक बढ़ जाती है। हम तो कराएंगे, बड़ी बेटी ने कहा। फिर माँ ने बेटियों की बात मान ली तो जयमाला की रस्म हुई, जिसे सबने खूब एंजॉय किया। राघव की पोस्टिंग पुणे में थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह लता को लेकर पुणे आ गया। स्टेशन पर राघव का एक दोस्त जीप लेकर हाजिर था। ऑफिसर्स कॉलोनी के गेट के अंदर एक सिपाही ने जीप को रोकने का इशारा किया। रुकने पर उसने सैल्यूट करके राघव से कहा, सर, साहब ने आपको याद किया है, घर जाने से पहले उनसे मिल लें। राघव ने सवालिया नज़रों से दोस्त की तरफ देखा और बोला, लता भी साथ में है? तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। राघव चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जीप राघव के घर के सामने रुकी। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। चलो, मैं ताला खोलता हूँ। अरे, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। दोस्त ने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला तो 25-26 साल की एक स्मार्ट महिला गोद में कुछ महीने के एक बच्चे को लिए खड़ी दिखी। कहिए, किससे मिलना है? दोस्त हैरान, लता भी परेशान। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? दोस्त की आवाज़ में उलझन थी। कमाल है, स्त्री ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं अपने घर में हूँ, बाहर से आप आए और सवाल मुझसे कर रहे हैं। पर ये तो कैप्टन राघव का घर है। बिल्कुल ठीक, ये कैप्टन राघव का ही घर है। मैं उनकी पत्नी हूँ और ये हमारा बेटा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त ने लता की तरफ देखा। लगा बेहोश होकर गिरने वाली है। उसने लपक कर लता को संभाला। भाभी, संभालिए खुद को। फिर उस महिला से कहा, मैडम, कहीं कोई गलतफहमी है। राघव तो शादी करके अभी लौटा है और ये उसकी पत्नी है। दोस्त की बात खत्म होने से पहले ही वह चिल्ला उठी, राघव अपनी आदत से बाज नहीं आया। फिर एक और शादी कर डाली। मैं कब तक सहूँ? तंग आ गई हूँ उसकी इस आदत से। लता को लगा
धरती घूम रही है, दिल बैठा जा रहा है। ये राघव की पत्नी और उसका बच्चा, फिर मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा, यहाँ कैसे रहूँगी? बाबूजी को फ़ोन करूँ? वह सोच में पड़ गई। तभी एक जीप वहाँ आकर रुकी। राघव कूद कर बाहर आया। दोस्त और लता को बाहर खड़ा देख वह हैरान हुआ। तुम दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? तभी उसकी नज़र लता पर पड़ी। चेहरा एकदम सफ़ेद, जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। वह लपक कर लता के पास पहुंचा। लता दोस्त का सहारा लिए 2 कदम पीछे हट गई। लता इसी समय उसकी नज़र घर के दरवाजे पर खड़ी महिला पर पड़ी। वह उछलकर दरवाजे पर जा पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ नो! आपने अपना वार लता पर भी चला दिया। औरत खिलखिला उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग राघव के ड्राइंग रूम में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वही महिला चाय व नाश्ता लेकर आई। क्यों लता, अब तो नाराज़ नहीं हो? सॉरी, बहुत धक्का लगा होगा। इस फौजी कॉलोनी में ये एक रिवाज सा बन गया था। किसी भी अफसर की शादी हो, लोग नई बहू की रैगिंग शुरू कर देते थे। राघव की पत्नी बनी सरला दीक्षित और रीना प्रकाश ऐसे कामों में माहिर थी। कभी कहीं पहली पत्नी बन तो किसी को नए पति के उल्टे सीधे कारनामे रैगिंग करती थी कि नई बहू सारी उम्र नहीं भूल पाती थी। इसका एक फ़ायदा ये होता था कि नई बहू के मन में नई जगह की झिझक खत्म हो जाती थी। लता जल्दी यहाँ की ज़िंदगी की अभ्यस्त हो गई। शनिवार की शाम क्लब जाना, रविवार को किसी और के घर गेट टुगेदर। राघव ने लता को अंग्रेजी धुनों पर नृत्य करना भी सिखा दिया। राघव और लता की जोड़ी जब डांस फ्लोर पर उतरती तो लोग देखते रह जाते। 5-6 महीने बीतते बीतते लता वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों की सर्वा बन गई। घरों में लता का उदाहरण दिया जाने लगा। खुशहाल थी लता की जिंदगी। बेहद प्यार करने वाला पति, एक्टिव रहने के लिए असीमित अवसर, बड़े अफसरों की वह लाडली बेटी बन गई। कभी कभी उसे वह पहला दिन याद आता। सरला दीक्षित ने कमाल का अभिनय किया था। उसकी तो जान ही निकल गई थी। 2 साल बाद नन्हे अंकुर का जन्म हुआ तो उसकी खुशियां दोगुनी हो गई। अंकुर एकदम राघव का प्रतिरूप था। मातृत्व की संतुष्टि ने लता की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। राघव कभी कभी मजाक करता, मैम साहब, क्लब के काम, घर के काम और अंकुर के अलावा एक बंदा ये भी है जो घर में रहता है, कुछ हमारा भी ध्यान रखा करो। लता कह उठती, बताओ तो तुम्हारी अनदेखी कब की? राघव, बाकी सब बाद में, मेरे दिल में पहला स्थान तो सिर्फ तुम्हारा है। राघव उसे बाहों में भींच के कह उठता, क्या मैं ये जानता नहीं? अंकुर 4 साल का होने को आया। अब राघव अक्सर कहने लगा, घर में तुम्हारे जैसी गुड़िया आनी चाहिए। अब तो एक दिन घर में घुसते ही राघव चखा भेलपूरी, फिर सूंघते हुए किचन में चला आया। जल्दी से चखा दो। भेलपूरी राघव की बहुत बड़ी कमजोरी थी। सुबह दोपहर शाम रात भेलपूरी खाने को वह हमेशा तैयार रहता। राघव की आतुरता देख लता हंस दी। डॉक्टर हो, औरों को तो ये सब खाने से मना करते हो पर खुद नहीं मानते। बाहर से आए हो, पहले हाथ मुंह तो धो लो, फिर कुछ खाना। राघव ने लता के सामने जाकर मुंह खोल दिया। तुम्हारे हाथ तो साफ है, तुम खिला दो, तुम बच्चों से बढ़कर हो। हंसती लता ने चम्मच भर भेलपूरी उसके मुंह में डाल दी। कमाल की बनी है, मेज पर लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर अभी हाजिर हुआ। एक प्लेट से मेरा क्या होगा? और 2 भाई। मेज पर आते ही राघव ने एक प्लेट फटाफट चट कर ली। तभी फ़ोन की घंटी टनटना उठी। फ़ोन सुन राघव गंभीर हो गए। मुझे अभी जाना होगा, हमारा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हमारे कुछ अफसर कुछ जवान घायल हैं। लता भेलपूरी की एक और प्लेट ले आई और राघव की प्लेट में डालने लगी। तो जानू, अब तो आकर ही खाऊंगा, मेरे लिए बचाकर रखना। वह राघव कहकर बाहर जीप में जा बैठा। ट्रक दुर्घटना लता की जिंदगी की भयंकर दुर्घटना बन गई। फुल स्पीड से जीप भगाता राघव एक मोड़ के दूसरी तरफ से आते ट्रक को नहीं देख सका। हेड ऑन भिड़त जीप के फरकच्चे उड़ गए। जीप में सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लता की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वह 3 दिन बेहोश रही। घर मेहमानों से भर गया। चारों ओर मरघट सा सन्नाटा। घर ही क्यों, पूरी कॉलोनी स्तब्ध थी। लता की ससुराल और मायके से लोग आए। उन्होंने लता से अपने साथ चलने की बात भी कही, लेकिन उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। सास ससुर कुछ दिन ठहर कर चले गए। लता एकदम गुमसुम सी हो गई थी, एकदम बुत बन गई थी। बेटे अंकुर की बातों तक का जवाब नहीं देती। वह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि राघव उसे अकेला छोड़कर चला गया है। जीप की आवाज़ सुनते ही आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती। इंसान चला जाता है पर पीछे कितने काम छोड़ जाता है। मृत्यु भी अपना हिसाब मांगती है। डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, बीमे का काम, दफ्तर की काम, लता ने सब कुछ
ससुर पर छोड़ दिया। दफ्तर वालों ने पूरी मदद की, आनंद फानंद सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। इस वक्त दो बातें एक साथ हुई जिन्होंने लता को झंझोड़ कर चैतन्य कर दिया। राघव के बीमे के कई लाख का चेक लता के नाम से आया। लता ने अनमने भाव से दस्तखत कर ससुर को जमा कराने के लिए दे दिया। एक दिन उसने धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, बेटों को पाल पोस कर हमने बड़ा किया, ये 5 लाख बहू के कैसे हुए? सास का स्वर था। सरकारी नियम है, शादी के बाद हकदार पत्नी हो जाती है। सास ने कहा, बेटे की पत्नी हमारी बहू है, हम जैसा चाहेंगे उसे वैसा करना होगा। लता हमारे साथ जाएगी, वहाँ देख लेंगे। लता की सांस थम गई। एक झटके में उसकी आंखें खुल गईं। ऐसी मनह स्थिति में उसने अंकुर को अपने दोस्त से कहते सुना, सब कहते हैं पापा मर गए, कभी नहीं आएंगे। मुझसे तो मेरी मम्मी भी छिन गई, मुझसे बोलती नहीं, खेलती नहीं, प्यार भी नहीं करती। दादी जी कह रही थी हमें अपने साथ ले जाएंगी, तब तो तू भी मुझसे छिन जाएगा। पाषाण बनी लता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे क्या हो गया था? अपने अंकुर के प्रति इतनी बेपरवाह कैसे हो गई? 4 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी? उसके पापा चले गए तो मुझे लगा मेरा दुख सबसे बड़ा है। मैं बच्चे को कैसे भूल गई? ये तो मुरझा जाएगा। उसी दिन एक बात और हुई। शाम को मेजर देशपांडे की माँ लता से मिलने आई। वह लता को बेटी समान मानती थी। वह लता के कमरे में ही आकर बैठी, फिर इधर उधर की बातों के बाद बोली, खबर है कि तुम सास ससुर के साथ जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं होती, पर तुमसे सगी बेटी सा स्नेह हो गया है, इसलिए कहती हूँ वहाँ जाकर तुम और अंकुर क्या खुश रह सकोगे? सोच कर देखो तुम्हारी जिंदगी की शक्ल क्या होगी। तुम खुलकर जी पाओगी? बच्चा भी मुरझा जाएगा। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, पति चला गया ये कड़वा सच है, पर क्या तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि अपने बच्चे की जिंदगी संभाल सको? अभी पैसा तुम्हारा है, कल भी तुम्हारे पास रहेगा, ये भरोसा मत रखना। पैसा है तो कुछ काम भी शुरू कर सकती हो। काम करो, जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। लता ने सोचा, दुख जीवन भर का है, उससे हार मान लेना कायरता है। राघव ने हमेशा अपने फैसले खुद करने का मंत्र मुझे दिया था। मुझे अंकुर की जिंदगी बनानी है, आज के बाद अपने फैसले में खुद करूंगी। 4 साल बीत गए। लता खुश है। उस दिन उसने हिम्मत से काम लिया। लता का नया आत्मविश्वासी रूप देख सास ससुर दोनों हैरान थे। उनकी मिन्नत समझाना, उग्र रूप दिखाना सब बेकार गया। लता ने दो टूक फैसला सुना दिया कि वह यहीं रहेगी। सास ससुर खूब भला बुरा कह वहाँ से चले गए। लता ने वहीं आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसे घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। जड़ों से उखड़ना ना पड़े तो जीना आसान हो जाता है। अपने ही घर में रहते, अपने परिचित दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते अंकुर पुराने चंचल रूप में लौट आया। मेजर शांतनु देशपांडे ने उसे राघव की कमी महसूस नहीं होने दी। स्कूल का होमवर्क, तैरना सिखाना, क्रिकेट के दाव पेच शांतनु ने सब संभाला। अंकुर खेलने लगा। अंकुर को खुश देख लगता कि ओठों की हंसी भी लौटने लगी। शाम का समय था। अंकुर खेलने चला गया था। लता बैठी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए उसे क्या पहले जाना जा सकता है? मैं राघव के बगैर जी पाऊंगी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जी तो रही हूँ। छोटे अंकुर को मैंने चलना सिखाया था, अब लगता है उसने मुझे चलना सिखाया। देशपांडे ने सच कहा था, जीवन को नष्ट करने का अधिकार मानव को नहीं है, इसे संभाल कर रखने में ही समझदारी है। शुरू के दिनों को याद करके लता आज भी सिहर उठी। वैधव्य का बोझ कुछ करने का मन ही नहीं होता था, पर काम तो सभी करने थे। घर चलाना, अंकुर का स्कूल, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां, कभी अंकुर बीमार तो कभी कोई और परेशानी आई और शांतनु का सहारा ना होता तो बहुत मुश्किल होती। शांतनु का नाम याद आते ही मन में सवाल उठा, पता नहीं उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है प्रेम में चोट खाई हो। आज आई से पूछूंगी। लता उठकर अपने कमरे में चली आई, पर उसका सोचना बंद नहीं हुआ। मैं शांतनु पर कितनी निर्भर हो गई हूँ। अनायास ही, बिना सोचे समझे वह भी आगे बढ़ सब संभाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में हल्की सी मुलायमियत महसूस करने लगी हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। अंकुर का तो कोई काम अंकल के बिना पूरा नहीं होता। क्यों कर रहे हैं वे इतना सब? शाम को लता बगीचे में पानी दे रही थी। अंकुर साथ साथ सूखे पत्ते, सूखी घास निकालता जाता। अचानक वह लता की ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? मेरे सिर पर क्या सींग उगाए हैं? अंकुर उत्तेजित सा उठकर खड़ा हो गया। मम्मी मुझे पापा चाहिए। लता स्तब्ध रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही अंकुर कह उठा, अब मैं शांतनु अंकल को अंकल नहीं पापा कहूँगा। और फिर वह घर के भीतर चला गया। उस रात लता सो नहीं पाई। अंकुर के मन में आम बच्चों की तरह पापा की कमी कितनी खटक रही है। क्या वह जानती नहीं, जब राघव को खोया था अंकुर छोटा था, तो भी तो जो छवि उसके नन्हे से दिल पर अंकित थी
वह प्यार करने, हर बात का ध्यान रखने वाले पुरुष की थी। उसकी बढ़ती उम्र की हर ज़रूरत का ध्यान शांतनु रख रहे थे। उनकी भी वैसी ही छवि अंकुर के मन में घर करती जा रही थी। आई और शांतनु भी यही चाहते हैं। इशारों में अपनी बात कई बार कह चुके हैं। वही कोई फैसला करने से बचती रही है। क्या करूं? नई ज़िंदगी शुरू करना गलत तो नहीं? शांतनु एक अच्छे व सुलझे इंसान है। अंकुर को बेहद चाहते हैं। आई और शांतनु दोनों मेरा अतीत जानते हैं। शादी के बाद जब यहाँ आई थी तब से जानते हैं। अभी दोनों परिवार बिखरे अधूरे अधूरे से हैं। मिल जाएं तो पूर्ण हो जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन आई ने लता व अंकुर को खाने पर बुलाया। अंकुर जल्दी मचा कर शाम को ही लता को ले वहाँ पहुँच गया। लता ने सोचा जल्दी पहुँच मैं आई का हाथ बटा दूंगी। आई सब काम पहले से ही निपटा चुकी थी। दोनों महिलाएं बाहर बरामदे में आ बैठी। सामने लॉन में अंकुर व शांतनु बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल खत्म हुआ तो अंकुर भागता हुआ बरामदे में चला आया और आते ही बोला, मैं अंकल को पापा कह सकता हूँ? बोलो ना मम्मी प्लीज़। लता शर्म से पानी पानी हो गई। उठकर एकदम घर के भीतर चली आई। पीछे पीछे आई भी आ गई। लता को अपने कमरे में ला बैठाया। बिटिया, जो बात हम माँ बेटा न कह सके अंकुर ने कह दी। शांतनु तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे सामने सारी ज़िंदगी पड़ी है। अंकुर को भी पिता की ज़रूरत है और मुझे भी तो बहू चाहिए। आई ने लता के दोनों हाथ पकड़ लिए। मना मत करना। लता के सामने नया संसार बाहें पसारे खड़ा था। उसने लजाकर से झुका लिया। आई को जवाब मिल गया। उन्होंने अलमारी खोल सुनहरी साड़ी निकाल लता को ओढ़ा दी और डब्बे में से कंगन निकाल पहना दिए। लता मोम की गुड़िया सी बैठी थी। उसी समय अंकुर अंदर आया। वहाँ का नज़ारा देख वह चकित रह गया। आई ने कहा, कौन अंकुर? कौन अंकुर है ना? जा ना तू बेटा, अपने पापा को बुला ला। पापा? खुशी से चिल्लाता अंकुर बाहर भागा। लता की आंखें लाज से उठ नहीं रही थी। आई ने शांतनु से कहा, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है। ले बहू को अंगूठी पहना दे। शांतनु पलक झपकते सब समझ गया। यही तो वह चाह रहा था। माँ से अंगूठी ले उसने लता की कांपती उंगली में पहना दी। पापा, अब आप मेरे पापा हैं। मैं आपको पापा कहूँगा, कहता अंकुर लपक कर शांतनु के सीने से जा लगा। पाठ को आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।